हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में हम एक और पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे प्रीलिम्स 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर पेटीएम के अराउंड है। पेटीएम क्या है? पेटीएम इंडिया में एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, अब एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है तो ऑब्वियसली वो आरबीआई यानी कि जो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि भारत की सेंट्रल बैंक है, उसके साथ वो लिस्टेड है। राइट, उसके पास उसने बेसिकली अपने आप को लिस्ट करा रखा है एज अ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। नाउ रिसेंटली आरबीआई ने पेटीएम को कुछ गाइडलाइंस को ना मानने के कारण और एक लगातार अनकंसिस्टेंसी के कारण और नॉन कंप्लायंस के कारण जो 29 ऑफ फरवरी है उसका लास्ट डेट दिया था। मतलब आरबीआई ने बोला था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है वो 29 फरवरी के बाद ऑपरेट करना बंद कर देगा और इस डेट को रिसेंटली एक्सटेंड करके 15 ऑफ मार्च कर दिया गया है। और बोला गया है 15 ऑफ मार्च तक ये पर्टिकुलर चीज मतलब पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपने आप को सही करने का और आरबीआई के सामने अपने आप को सही प्रूव करने का टाइम दिया गया है। अगर 15 ऑफ मार्च तक आरबीआई इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी तरीके का नॉन कंप्लायंस नहीं कर रहा था तो उसको वहां पर एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। अदरवाइज पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। नाउ एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको एक चीज पता होना चाहिए दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूज एंड अ थीम। यहाँ पर न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि पेटीएम नाम की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को आरबीआई ने किसी चीज के कारण यहाँ पर कोई फटकार लगाई है। बट क्वेश्चन कभी भी न्यूज के ऊपर नहीं आता। यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन जो पूछता है वो थीम्स के राउंड में होता है। राइट, सो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो यहाँ पर इश्यू हुआ है, सारा का सारा क्राइसिस आया है, इसके पीछे का थीम क्या है? द थीम इज पेमेंट बैंक। यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो पेमेंट बैंक्स के बारे में पूछेगा, यानी कि इट विल गो बैक टू द बेसिक्स, इट विल गो बैक टू द थ्योरी और वहां से वो क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि एग्जैक्टली पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेमेंट बैंक्स, किस तरीके से इसको हम फॉर्म कर सकते हैं और इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पेमेंट बैंक सबसे पहली चीज तो एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ बैंक है, यानी कि ये बैंक तो है, बैंकिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड करती है, बट आरबीआई के अनुसार ये एक स्पेशलाइज्ड बैंक है जिसको कुछ फंक्शन तो दिए गए हैं बट कुछ फंक्शंस नहीं दिए गए हैं। इसको आरबीआई ने 2014 यानी कि 2014 के अंदर स्टार्ट किया था। इसका मेन एम ये था कि ऐसे एरियाज जहां पर बैंक खुद नहीं पहुंच पा रहा है और जहां पर जो लोग हैं वो बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन सब लोगों को बेसिकली बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। जैसे कि वो बेसिक अपना फंड ट्रांसफर कर पाए, पैसे निकाल पाए, राइट, पैसे जमा कर पाए कहीं पे, अपने पैसों को सिक्योर कर पाए। इन सब चीजों के लिए बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। तो लार्जर एम क्या था? लार्जर एम ये था कि ऐसे लोग जो कि बैंकिंग सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनको फाइनेंशियली इंक्लूड करना है, यानी कि उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है और उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ये इनका मेन एम था। और 2013 में बेसिकली आरबीआई ने एक नचिकेत मोर कमेटी बनाई थी और यही नचिकेत मोर कमेटी वो है जिसने एक्चुअली रिकमेंड किया था कि हमारे पास ऐसा एक पेमेंट बैंक होना चाहिए जो कि अनबैंक्ड जो पॉपुलेशन है, जो अंडर बैंक पॉपुलेशन है, उनकी मदद कर सके बैंकिंग सर्विसेज को लेने में। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2013 में इस पर्टिकुलर कमेटी का गठन किया था। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए। अब देखिए कुछ एग्जांपल कौन कौन से पेमेंट बैंक्स के। तो एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो ने भी रिसेंटली अपना पेमेंट बैंक लॉन्च किया है, फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप के पेमेंट बैंक्स हैं जो कि भारत के अंदर ऑपरेट करते हैं। कोई भी पेमेंट बैंक जो कि भारत के अंदर आएगा उसको जो लाइसेंस दिया जाएगा ना, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर दिया जाता है। और देता कौन है? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर उसको लाइसेंस प्रोवाइड करता है। आरबीआई बेसिकली दो टाइप के बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड कर सकता है। पहले का नाम होता है यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस, यानी कि यूबीएल बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस। और दूसरे को बोलते हैं डीबीएल, यानी कि डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस। यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस का सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी को यूबीएल मिलता है तो उसको बैंकिंग की सारी राइट्स मिल जाते हैं। मतलब बैंकिंग के अंदर जितने भी एक्टिविटी होती है उसको सब पे अधिकार मिल जाता है। बट जो डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंसेस होते हैं उसमें कुछ चीजों को करने की परमिशन मिल जाती है, बट कुछ चीजों को करने से बेसिकली आरबीआई के द्वारा रोक दिया जाता है। इसे कहते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंसेस। तो जो जितने भी पेमेंट बैंक होते हैं उनको हमेशा डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंसेस मिलते हैं आरबीआई के द्वारा। ठीक है, यानी कि उनको फुल रेंज ऑफ सर्विसेज देने का मौका नहीं मिलता है। उनको कुछ ही चीजें वो कर सकते हैं और कुछ चीजें करने की उनकी मनाही होती है। इसके अलावा जस्ट लाइक ए नॉर्मल बैंक, पेमेंट बैंक्स को भी अपना सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करना पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, सीआरआर क्या है और एसएलआर क्या है? देखिए सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है
कुछ कैश जो कि बैंक को रिजर्व रखना होता है आरबीआई के पास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ कैश जो कि आरबीआई जो बेसिकली एक पर्टिकुलर बैंक को रिजर्व में रखना है आरबीआई के पास। देखिए ध्यान कैसे करेंगे इसको। कैश वर्ड, आई होप आप कैश समझ ही गए। कैश का मतलब होता है जो कि मनी के फॉर्मेट में है, यानी कि कॉइन या करेंसी के फॉर्मेट में है। तो सीआरआर को रखना होता है हमेशा क्वाइन या फिर करेंसी के फॉर्मेट में, पहली चीज। तो दूसरी चीज, ये देखिए दो बार आर आ रहा है, राइट, आर आर। तो दो बार आर देखिए कहां पर आ रहा है, जहां पर भी दो बार आर आएगा इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर पैसे को आपको आरबीआई के पास जमा कराना होगा। तो सीआरआर जो है, ध्यान रखिएगा, एक कैश के फॉर्मेट में आपको आरबीआई को जमा करना पड़ता है। और कितना सीआरआर जमा करना होता है, 3%। मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में आपका नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज जितना भी है, एनडीटीएल बोलते हैं इसको, उसका 3% आपको आरबीआई के पास जमा कराना होता है, सीआरआर। दूसरा कहता है एसएलआर। एसएलआर का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नाउ स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, दैट इज नॉट परमानेंट, ठीक है, टेम्पररी। और लिक्विडिटी का मतलब क्या है, ऐसी चीज जो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब देखिए एसएलआर जो होता है, पहली चीज तो बैंक उसे अपने पास ही रखता है लिक्विड फॉर्मेट में। लिक्विड का फॉर्मेट क्या है, मतलब उसे डायरेक्ट कैश के फॉर्मेट में नहीं रखा जाता है, रादर गोल्ड के फॉर्मेट में, ट्रेजरी बिल्स के फॉर्मेट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्मेट में, इन सारे फॉर्मेट में रखा जाता है, जिसको आसानी से बेचा जा सकता है और जिसका आसानी से फिर से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एसएलआर कितना है राइट नाउ, 18% ऑफ एनडीटीएल। ये ध्यान रखिएगा, बैंक को खुद ही अपने पास ही रखना होता है एसएलआर, और सीआरआर आरबीआई के पास रखना होता है। आई होप आप सीआरआर और एसएलआर के अंदर बीच में डिफरेंस समझ गए। फिर से एक बार समझिए, सीआरआर कैश के फॉर्मेट में आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है 3% ऑफ टोटल पैसा जितना आपके पास है। दूसरा एसएलआर, ये आपको अपने पास रखना होता है लिक्विड फॉर्मेट में, मतलब ऐसे फॉर्मेट में जिससे आप इजीली उसको बेच करके कैश को मतलब ला सके। एसएलआर को समझिए, यहाँ पर जो लिक्विड है, लिक्विड एसेट क्या होते हैं उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए लिक्विड एसेट में आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसे थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स से कि आपके पास एक बहुत बड़ा टेबल है, एग्जांपल लेते हैं कि बहुत बड़ा वुडन टेबल है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास लेट्स से कि एक मोबाइल फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन आईफोन मान लेते हैं, आपके पास एप्पल का फोन है, ठीक है। अब देखिए, जब आप इन दोनों ही चीजों को मार्केट के अंदर बेचने जाएंगे तो कौन सी चीज आसानी से बिक जाएगी, कौन सी चीज आपको इजीली पैसा प्रोवाइड करेगी। जो भी चीज आपको इजीली पैसा प्रोवाइड करती है, हम कहते हैं कि वो चीज ज्यादा लिक्विड है। अब देखिए, लेट्स से कि हम मार्केट के अंदर गए कोई सामान बेचने के लिए, इन दोनों सामानों को बेचने के लिए। जब आप वुडन टेबल को बेचने गए तो वो इतनी आसानी से बिकेगी नहीं, बिकॉज लेट्स से कि आपके पास जो वुडन टेबल है उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट अगर किसी को होगी तभी वो आपसे टेबल खरीदेगा। बट मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जो आपसे बहुत ही इजीली खरीद ली जाएगी, मतलब वो आप बहुत ही आसानी से बेच सकते हो। तो हम यहाँ पर ये मानेंगे कि मोबाइल जो फोन है यानी कि आईफोन जो है वो ज्यादा लिक्विड है एज कम्पेयर टू टेबल जो कि वुडन टेबल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब समझ आ गया। अब टोटल 18% लिक्विड फॉर्मेट में रखना होता है बैंक को अपने ही पास। इसके अलावा जो पेमेंट बैंक होते हैं वो क्या क्या चीजें आप नहीं कर सकते देखते हैं। वो लैंडिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब सिंपल वर्ड में वो लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को भी। दूसरा, वो किसी को भी क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो क्रेडिट कार्ड भी एक्चुअली लोन ही प्रोवाइड करता है, राइट, मतलब आपको कुछ दिनों के लिए पैसा देता है जब आपके पास पैसा नहीं रहता है, तो वो भी कोई टाइप से लोन ही है, राइट। तो आप क्रेडिट कार्ड को भी आपको नहीं दे सकता है आपका जो पेमेंट बैंक है। इसके अलावा ऑब्वियसली अगर क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकता है तो वो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग रेगुलेशन के अंदर भी नहीं आता है। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का मतलब क्या है कि आपके पास जितना भी पैसा है बैंक के पास, उसमें से 40% पैसा जो है वो आप एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन सब लोगों को दोगे, यानी कि जो प्रायोरिटी एरियाज है इनको प्रोवाइड करोगे। तो पेमेंट बैंक के पास ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज आप समझ गए, ये लोग लैंडिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब ये लोग उधार नहीं दे सकते हैं, सिंपल वर्ड में लोन नहीं दे सकते हैं। और दूसरा, ये लोग क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बोला गया है कि कोई भी पेमेंट बैंक अगर अपने फिजिकल एक्सेस पॉइंट्स बनाता है, मतलब कि लेट्स से ऑन ग्राउंड अपना कोई ऑफिस बनाता है। एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए अगर एयरटेल पेमेंट बैंक अपना कोई ऑफिस बनाता है, तो जितने भी ऑफिस बनाएगा उसमें से 1/4 यानी कि 25% ऑफिस जो है रूरल एरियाज के अंदर होने चाहिए। बिकॉज क्यों होने चाहिए रूरल एरियाज के अंदर, याद कीजिए इसका मेन एम क्या था। इसका मेन एम ही ये था कि इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, यानी कि जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं है वहां तक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इसीलिए बोला गया कि आप जितने भी फिजिकल एक्सेस सेंटर्स खोलेंगे उसमें से 1/4 जो है आपका रूरल एरियाज के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं, समझते हैं पेमेंट बैंक को क्या क्या चीजें करने की आजादी दी गई है। पहली चीज तो वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब किसी का पैसा जमा कर सकते हैं अपने पास में एक पर्टिकुलर लिमिट तक। ऑब्वियसली एक बार में वो 2 लाख रुपए ही एक पर्टिकुलर अकाउंट में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर लेट्स से आप किसी और कंट्री के अंदर है और अगर आपको किसी दूसरी कंट्री के अंदर रेमिटेंसेस प्रोवाइड करने हैं और अगर आपके यहाँ पर एक पर्टिकुलर पेमेंट बैंक काम करता है
तो आप इजीली पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, रेमिटेंसेस को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर भी, यानी कि एक कंट्री के अंदर ही मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके अलावा एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब चीजें इशू कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा पीपीआई इशू कर सकते हैं, यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कल को एयरटेल एक कार्ड दे देगा, उस कार्ड को अगर आप 100 रुपए से रिचार्ज कराएंगे तो आप 100 रुपए तक उसको खर्च कर सकते हैं। राइट, आपको हर बार कैश लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कार्ड लेकर घूमिए, जो जो उस कार्ड को एक्सेप्ट करेगा वो उसी कार्ड से डायरेक्टली पैसे काट लेगा। उसे कहते हैं पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। जैसे अगर आप दिल्ली या बैंगलोर या फिर किसी मेट्रो एरियाज में रहते हैं तो आपने मेट्रो कार्ड देखे होंगे, राइट, मेट्रो कार्ड। तो मेट्रो कार्ड में एक टाइप के पीपीआई ही होते हैं। आप क्या करते हैं, आप अपने मेट्रो कार्ड को लेट से 500 रुपीज से रिचार्ज कराते हैं, राइट। और आप उसके बाद आपको हर बार टोकन लेने की जरूरत नहीं होती है, आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं होती है। आप क्या करते हैं, आप सिंपली उस पर्टिकुलर कार्ड को इस्तेमाल करते रहते हैं और उस कार्ड से ऑटोमेटिकली बैलेंस कम होता जाता है, राइट। इसी को बोलते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। और इसके अलावा कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड जो है वो ये पर्टिकुलर जो पेमेंट बैंक है वो इशू कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बिल पे करना है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना चाहते हैं, हाउस बिल पे करना चाहते हैं, अगर वो पर्टिकुलर पेमेंट बैंक उसको एक्सेप्ट करता है तो वो आप बिल भी डायरेक्टली पेमेंट बैंक के थ्रू ही आप पे कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी जो कि पेमेंट बैंक से रिलेटेड थी। और आई होप एंड आई एम वेरी श्योर कि यूपीएससी इस बार पेमेंट बैंक के आसपास में एटलीस्ट एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा इन द इकोनॉमिक सेक्शन। रीजन बीइंग, पेमेंट पेटीएम का जो इशू हुआ है दैट इज अ वेरी वेरी बिग इशू। और उस चीज के कारण ये पर्टिकुलर टॉपिक काफी ज्यादा हॉट टॉपिक बन गया है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका ये आपकी जिम्मेदारी ये बनती है यहाँ पर कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को बार बार रिवाइज करते जाना है। आपका रिवीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में आप इजीली +2 मार्क्स को सिक्योर कर सकें। उम्मीद करता हूँ आज के सारा डिस्कशन आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। आज का डिस्कशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।